नमस्कार। लोकतंत्र, ये शब्द हम सब कितनी बार सुनते हैं, है ना? पर क्या कभी रुककर सोचा है कि इसका असली मतलब क्या है? तो चलिए आज इसी शक्तिशाली विचार की तह तक चलते हैं। अब ये बात सुनने में कितनी बड़ी लगती है ना कि लोकतंत्र पूरी दुनिया में सरकार का सबसे पसंदीदा रूप है। पर सवाल ये है कि ऐसा क्यों है? आखिर इस एक विचार में ऐसा क्या खास है जो इसे लगभग हर जगह इतना आकर्षक बना देता है? अच्छा, तो इस कॉन्सेप्ट को सही से समझने के लिए ना थोड़ा सा पीछे चलना होगा, मतलब एकदम शुरुआत में। आइए इस शब्द की जड़ों तक पहुंचते हैं। तो हमारी ये यात्रा हमें ले चलती है प्राचीन ग्रीस, यानी एंशिएंट ग्रीस। यहीं से डेमोक्रेसी शब्द निकला है, एक ग्रीक शब्द डेमोक्रेटिया से। ये शब्द डेमोक्रेटिया असल में दो हिस्सों को मिलाकर बना है। पहला है डेमोस, जिसका मतलब होता है आम लोग, और दूसरा है क्रेशिया, जिसका मतलब होता है शासन। और जब इन दोनों हिस्सों को हम जोड़ देते हैं तो इसका बहुत ही सीधा और शक्तिशाली मतलब निकलता है लोगों का शासन। सोचिए कितना सरल है, लेकिन कितना क्रांतिकारी विचार है ये। ठीक है, तो इसकी जड़ें कहाँ से आईं ये तो समझ में आ गया, पर आज की इस कॉम्प्लेक्स दुनिया में ये हमारी मदद कैसे करेगा? हमें एक साफ, एक मॉडर्न परिभाषा चाहिए जो हमें अलग अलग तरह की सरकारों में फर्क बता सके। तो ये रही एक बिल्कुल बेसिक सी परिभाषा जो हमारे लिए एक स्टार्टिंग पॉइंट का काम करेगी। ये एक ऐसा पैमाना है जिससे हम सरकारों को जांच सकते हैं, क्या शासकों को लोगों ने चुना है? तो देखिए, यहाँ फर्क एकदम साफ हो जाता है। एक तरफ है लोकतंत्र, जहाँ शासकों को लोग चुनते हैं, और दूसरी तरफ है वो सरकारें जहाँ ऐसा नहीं होता। मतलब ये परिभाषा एक बिल्कुल सीधी लकीर खींच देती है। अगर उदाहरण देखें तो जैसे सऊदी अरब में राजशाही है, या म्यांमार में सैनिक शासन, या फिर एक जमाने में पिनोशे के दौर में चिली की तानाशाही, ये सब गैर लोकतांत्रिक हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ शासकों को लोगों ने नहीं चुना था। तो ठीक है, हमारे पास एक सीधी साधी परिभाषा तो आ गई है, पर क्या बात यहीं खत्म हो जाती है, या फिर इस आसान सी दिखने वाली परिभाषा में भी कोई पेंच है? और यहीं से एक बहुत ही जरूरी सवाल उठता है, तो क्या सिर्फ चुनाव करवा लेना ही किसी देश को लोकतांत्रिक बनाने के लिए काफी है? अब यहीं आकर मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है, क्योंकि असल दुनिया में ऐसी कई सरकारें हैं जो चुनाव तो करवाती हैं, लेकिन उन्हें लोकतांत्रिक कहना थोड़ा मुश्किल होगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो शुरुआती परिभाषा थी वो काम की तो है, पर पूरी नहीं है। वो हमें एक शुरुआत तो देती है, लेकिन पूरी कहानी नहीं बताती। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे आम सोच से, जो शायद हम सबके मन में है, कि चुनाव ही लोकतंत्र है। आज इसी सोच को थोड़ा कुरेदते हैं। ये सवाल देखिए, सुनने में कितना सीधा लगता है ना? कि क्या सिर्फ चुनाव करा लेना ही लोकतंत्र के लिए काफी है? दुनिया में बहुत से देश हैं जो हर कुछ साल में चुनाव कराते हैं, पर क्या इसका मतलब ये है कि वो सब के सब लोकतांत्रिक हैं? यही वो सवाल है जो हमें असली लोकतंत्र के दिल तक ले जाएगा। देखिए, इसका जवाब सीधा हाँ या ना में नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा पेचीदा है। आप ऐसा सोचिए कि चुनाव जो हैं वो एक पेड़ की जड़ों की तरह हैं। उनके बिना तो पेड़ खड़ा ही नहीं हो सकता, वो बहुत जरूरी हैं। लेकिन एक मजबूत और हरे भरे पेड़ के लिए सिर्फ जड़ें तो काफी नहीं होती, है ना? उसे एक मजबूत तना भी चाहिए, टहनियां चाहिए, पत्तियां चाहिए। बिल्कुल वैसे ही एक सच्चे लोकतंत्र को भी चुनाव के अलावा और भी बहुत कुछ चाहिए होता है। तो फिर वो कौन सी चीजें हैं जो चुनाव के अलावा जरूरी हैं? इसके लिए हमारे पास एक बहुत ही सिंपल 4 पॉइंट की चेकलिस्ट है। आप इसे 4 पैमाने समझ सकते हैं जिन पर हम किसी भी सरकार को रखकर जांच सकते हैं कि भाई वो असल में कितनी लोकतांत्रिक है। तो चलिए इस चेकलिस्ट के पहले और सबसे जरूरी पॉइंट पर आते हैं। असली पावर किसके पास है? मतलब आखिर में देश के बड़े फैसले कौन ले रहा है? ये पहली शर्त है। बड़े फैसले वो लोग लें जिन्हें जनता ने चुना है। मतलब अंतिम फैसला लेने की पावर उन्हीं के पास होनी चाहिए। ये बहुत सीधी सी बात है। अगर फैसले कोई और ले रहा है जिसे हमने चुना ही नहीं, तो ये उस गाड़ी की तरह है जिसका स्टीयरिंग व्हील तो आपके हाथ में है, पर असली कंट्रोल कहीं और से हो रहा है। वहां लोकतंत्र का बस एक ढांचा है, उसकी आत्मा गायब है। यहां पर हमें 2 बिल्कुल अलग अलग तस्वीरें दिखती हैं। एक तरफ है लोकतांत्रिक दुनिया, जहां हमारे चुने हुए प्रतिनिधि ही आखिरी फैसला लेते हैं, और दूसरी तरफ है अलोकतांत्रिक दुनिया, जहां वो सिर्फ नाम के नेता हैं, असली डोर तो किसी और के हाथ में है, जैसे कि सेना या कोई राजा या फिर कोई बाहरी ताकत।
इसका एक बहुत साफ उदाहरण जनरल मुशर्रफ के दौर का पाकिस्तान है। वहां चुनाव तो होते थे, बाकायदा होते थे, लेकिन जो प्रतिनिधि चुनकर आते थे वो आखिरी फैसले ले ही नहीं सकते थे। असली पावर किसके पास थी? मिलिट्री अफसरों और खुद प्रेसिडेंट के पास। तो ये हमें दिखाता है कि चुनाव होना तो कहानी की बस शुरुआत है, पूरी कहानी नहीं। चलिए अब हमारी चेकलिस्ट में दूसरे पॉइंट पर आते हैं। यहां सवाल ये है कि चुनाव में जो विकल्प दिया जा रहा है, क्या वो सच में एक असली विकल्प है या ये सब सिर्फ एक दिखावा है? तो दूसरी शर्त है, चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष होने चाहिए। देखिए, चुनाव का मतलब सिर्फ जाकर एक बटन दबा देना नहीं होता। इसका असली मतलब है कि आपके पास सच में अलग अलग विकल्प हों। अगर नतीजा पहले से ही पता हो तो वो चुनाव नहीं, वो तो लोकतंत्र का मजाक हुआ। असली लोकतंत्र में जो पार्टी पावर में है उसके हारने का भी एक सच्चा और बराबर का चांस होना चाहिए। ये फर्क साफ देखिए। एक तरफ है निष्पक्ष चुनाव, जहां असली पावर जनता के हाथ में होती है और वो चाहे तो सरकार बदल सकती है। दूसरी तरफ है हेर फेर वाले चुनाव। ये एक ऐसे खेल की तरह है जहां जो टीम पहले से पावर में है वो हमेशा ही जीतती है, चाहे वो सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल करे या कुछ और। मेक्सिको का केस ये बात बहुत अच्छे से समझाता है। साल 2000 से पहले वहां कई दशकों तक चुनाव होते रहे, लेकिन एक ही पार्टी थी, PRI, जो हमेशा, मेरा मतलब हमेशा ही जीतती थी। क्यों? क्योंकि वो चुनाव जीतने के लिए हर तरह के तिकड़म अपनाते थे। सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल, मीडिया पर कंट्रोल, वोटर्स पर दबाव डालना। तो चुनाव तो हो रहे थे, पर वो सिस्टम लोकतांत्रिक नहीं था, वो एक धोखा था। अब आते हैं हमारी चेकलिस्ट के तीसरे और शायद सबसे बुनियादी पॉइंट पर। ये हर नागरिक की राजनीतिक बराबरी के बारे में है। और ये तीसरा नियम लोकतंत्र का सबसे सीधा और शायद सबसे गहरा सिद्धांत है। एक व्यक्ति, एक वोट, एक मूल्य। इसका मतलब है कि हर वयस्क नागरिक के पास एक वोट होगा और हर एक वोट की कीमत बराबर होगी। कोई भी अमीर हो या गरीब, किसी भी जाति या धर्म का हो, जब वोट डालने की बारी आती है तो सब बराबर होते हैं। फिजी का ये केस स्टडी देखिए, ये सच में चौंकाने वाला है। वहां का सिस्टम ऐसा था कि वहां के मूल निवासियों के वोट की कीमत देश के दूसरे नागरिकों के वोट से ज्यादा थी। सोचिए, ये तो सीधे सीधे लोकतंत्र की आत्मा यानी बराबरी के उसूल पर ही हमला है। और अब हमारी चेकलिस्ट का आखिरी पॉइंट, और ये बहुत ही जरूरी है क्योंकि ये वो सवाल पूछता है जो अक्सर छूट जाता है। क्या एक चुनी हुई सरकार भी बेगाम हो सकती है? क्या कोई भी कानून से ऊपर हो सकता है? चौथी शर्त है कानून का राज और अधिकारों का सम्मान। देखिए, लोकतंत्र का यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि जिसे सबसे ज्यादा वोट मिल गए अब वो जो चाहे कर सकता है। नहीं, लोकतंत्र बहुमत की तानाशाही का नाम नहीं है। एक चुनी हुई सरकार को भी संविधान के बनाए नियमों के अंदर ही काम करना पड़ता है और हर एक नागरिक के जो बुनियादी अधिकार हैं उनकी रक्षा करनी होती है। और ये अधिकार कौन से हैं? अपनी बात कहने की आज़ादी, संघ बनाने की आज़ादी, सरकार की नीतियों का विरोध करने का हक और कानून की नज़र में सबकी बराबरी। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, ये एक आज़ाद समाज की बुनियाद है। और इन सब की रक्षा के लिए एक ऐसी न्यायपालिका का होना जरूरी है जो किसी से डरे नहीं, जो बिल्कुल स्वतंत्र हो। जिम्बाब्वे में रॉबर्ट मुगाबे का शासन इसका एक कड़वा सच दिखाता है कि कोई नेता चुनाव जीतकर भी लोकतंत्र का गला घोंट सकता है। मुगाबे चुनाव जीतते थे, वो लोकप्रिय भी थे, लेकिन उनकी सरकार ने धीरे धीरे उन सारे अधिकारों और संस्थाओं को ही खत्म कर दिया जो एक लोकतंत्र को जिंदा रखते हैं। मीडिया पर कंट्रोल, विपक्ष को दबाना, अदालतों पर दबाव डालना, ये सब हुआ। तो हमने लोकतंत्र के इन 4 जरूरी हिस्सों को एक एक करके समझ लिया। अब चलिए इन सबको एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि पूरी तस्वीर कैसी दिखती है। तो ये रही आपकी फाइनल 4 पॉइंट डेमोक्रेसी चेकलिस्ट। अगली बार जब भी किसी देश को लेकर यह सवाल उठे कि वो लोकतांत्रिक हैं या नहीं, तो बस ये 4 सवाल पूछने हैं। पहला, आखिरी फैसला कौन ले रहा है? दूसरा, क्या चुनाव में सच में कोई चॉइस है? तीसरा, क्या हर वोट की कीमत बराबर है? और चौथा, क्या सरकार खुद कानून से बंधी हुई है? और ये एक बात हमेशा याद रखने वाली है कि लोकप्रिय सरकारें भी अलोकतांत्रिक हो सकती हैं और लोकप्रिय नेता भी तानाशाह बन सकते हैं। किसी का पॉपुलर होना इस बात की गारंटी नहीं है कि वो लोकतांत्रिक भी होगा। असली परीक्षा हमेशा वही 4 शर्तें होती हैं जिनकी हमने अभी बात की।
तो सवाल ये उठता है कि अगर लोकतंत्र में इतनी सारी खामियां हैं तो फिर इसे सबसे अच्छा क्यों माना जाता है। चलिए इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। ये एक ऐसा विरोधाभास है जो कई समाजों की नींव में बसा हुआ है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? पहले हम देखेंगे कि लोकतंत्र का वादा क्या है और उसमें क्या कमियां हैं। फिर हम इसके खिलाफ और इसके पक्ष दोनों तर्कों को समझेंगे। इसके बाद बात करेंगे कि ये सिर्फ सरकार का एक रूप नहीं बल्कि उससे कई ज्यादा है। और आखिर में सबसे जरूरी बात, इसमें एक नागरिक की भूमिका क्या होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि लोकतंत्र कोई जादुई छड़ी नहीं है। ऐसा कभी नहीं कहा गया कि ये सारी समस्याओं का हल है। बिल्कुल, और ये जो बात है ना, लोकतंत्र उत्तम नहीं है लेकिन यह सरकार के अन्य रूपों से बेहतर है, यही पूरी चर्चा का सार है। मतलब हमें लोकतंत्र को इस पैमाने पर नहीं तौलना है कि ये परफेक्ट है या नहीं, बल्कि इस बात पर कि बाकी जो सिस्टम है उनके मुकाबले ये कैसा है। ठीक है, तो जब ये इतना बेहतर है तो इस पर इतने सवाल क्यों उठते हैं? चलिए अब जरा इसके खिलाफ जो तर्क दिए जाते हैं उन पर एक नजर डालते हैं, और ये काफी जायज आलोचनाएं हैं। हाँ, तो देखिए दिक्कतें क्या क्या हैं। एक तो नेता बदलते रहते हैं जिससे अस्थिरता आती है। फिर राजनीतिक खींचतान इतनी होती है कि कोई भी फैसला लेना मुश्किल हो जाता है, सब कुछ हटक जाता है। फैसले होते भी हैं तो बहुत धीरे धीरे। और हाँ, ये डर तो हमेशा बना रहता है कि कहीं कोई गलत या भ्रष्ट नेता न चुन लिया जाए। साथ ही ये सवाल भी कि क्या आम लोग हमेशा सही फैसला लेने में सक्षम होते हैं। ये सारी चिंताएं बिल्कुल असल हैं। अच्छा, तो इतनी सारी कमियों के बाद भी ऐसी क्या बात है जो लोकतंत्र को मजबूत बनाती है? वो कौन सी दलील है जो इन सब पर भारी पड़ती है? देखिए, लोकतंत्र की जो असली ताकत है ना, वो इन कुछ चीजों में है। एक तो सरकार ज्यादा जवाबदेह होती है, फैसले बेहतर होते हैं, झगड़े सुलझाने के शांतिपूर्ण तरीके मिलते हैं। ये इंसानी गरिमा को बढ़ाता है, और सबसे बड़ी बात, इसमें अपनी गलतियों को सुधारने का मौका मिलता है। और इन सब में से एक पॉइंट है जो सबसे ज्यादा वजन रखता है, और वो पॉइंट है जवाबदेही। ये सुनने में एक साधारण सा शब्द लगता है, लेकिन इसके परिणाम जिंदगी और मौत का फर्क पैदा कर सकते हैं। इस बात को समझने के लिए चलिए इतिहास का एक बहुत ही गंभीर उदाहरण देखते हैं। बात है 1958 से 1961 के बीच की। दुनिया के दो बहुत बड़े देश, चीन और भारत, एक ही समय में एक जैसी चुनौतियों का सामना कर रहे थे, लेकिन नतीजा बिल्कुल अलग। चीन में उस दौरान इतिहास का सबसे भयानक अकाल पड़ा, जिसमें करोड़ों लोगों की जान चली गई। वहीं दूसरी तरफ भारत, जिसकी आर्थिक हालत उस समय कोई बहुत अच्छी नहीं थी, वहां ऐसा कोई बड़ा अकाल नहीं पड़ा। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा हुआ कैसे? एक ही समय में एक जगह इतनी बड़ी तबाही और दूसरी जगह बचाव, फर्क कहाँ था? तो क्या फर्क संसाधनों का था? नहीं, असली फर्क था सरकार के सिस्टम का, सरकार के चरित्र का। भारत में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था थी, जिसका मतलब था कि सरकार को लोगों को जवाब देना था। अगर कुछ गलत होता तो अखबारों में छपता, लोग आलोचना करते, और सबसे बड़ी बात, सरकार को डर था कि अगले चुनाव में उन्हें सत्ता से हटाया जा सकता है। बिल्कुल, एक आजाद प्रेस और चुनाव का डर, ये सिर्फ किताबी बातें नहीं है, ये असल में एक सेफ्टी नेट की तरह काम करते हैं। एक ऐसा सुरक्षा कवच जो सरकारों को हमेशा याद दिलाता है कि आखिर में असली ताकत जनता के ही हाथ में है। लेकिन रुकिए, लोकतंत्र की कहानी सिर्फ सरकारों तक ही खत्म नहीं होती। ये आइडिया, ये विचार उससे कई ज्यादा बड़ा और गहरा है। इसे समझने के लिए हम लोकतंत्र को 3 अलग-अलग लेयर्स में, 3 स्तरों पर देख सकते हैं। पहला स्तर तो सरकार का है ही, लेकिन दूसरा स्तर है एक सिद्धांत के तौर पर। मतलब ये मूल्य आप कहीं भी लागू कर सकते हैं, परिवार में, स्कूल में, ऑफिस में, कहीं भी जहां लोग मिलकर कोई फैसला ले रहे हों। सबकी सुनना, सबसे सलाह करना और सबको बराबर समझना, यही तो है लोकतांत्रिक सिद्धांत। और फिर आता है तीसरा और सबसे ऊंचा स्तर, एक आदर्श के रूप में। यहाँ लोकतंत्र एक मंजिल नहीं बल्कि एक सफर बन जाता है। एक ऐसे समाज को बनाने की लगातार कोशिश जहाँ कोई भूखा ना सोए, जहाँ किसी के साथ अन्याय ना हो और जहाँ हर एक आवाज की कीमत हो। और यहीं से हम इस पूरी बातचीत के सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं। आखिर लोकतंत्र को कामयाब बनाता क्या है? देखिए, ये कोई ऑटोमेटिक मशीन नहीं है जो अपने आप चलती रहेगी।
इसकी सफलता या असफलता 100% इस बात पर निर्भर करती है कि इसके नागरिक क्या करते हैं। और ये बात बिल्कुल साफ है, लोकतंत्र की ताकत और कमजोरी नागरिकों की जागरूकता और भागीदारी पर निर्भर करती है। मतलब जिम्मेदारी सीधे सीधे हम पर है, नागरिकों पर। ये कोई ऐसा खेल नहीं है जिसे हम बस बैठकर देख सकते हैं। इसकी किस्मत इसे खेलने वालों के हाथ में होती है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, इसे मजबूत बनाने में हमारी भूमिका क्या है? यह एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको इस बातचीत के बाद भी सोचते रहना होगा।